एक छोटा सा बदलाव हमेशा एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज बादल वर्मा एंड वेलकम अगेन टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। कल हम लोगों ने एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर कवर किया था। आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 6 का तीसरा चैप्टर कवर करेंगे, भोजन संग्रह से उत्पादन तक। ऑलराइट, तो हम लोगों ने अपने बीते हुए चैप्टर्स में पढ़ा था कि किस तरीके से नर्मदा नदी के किनारे लोग रहा करते थे और उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में किस तरीके से लोगों ने गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था, तथा उत्तर और पूर्व के क्षेत्र में किस तरीके से कृषि का आरंभ हुआ था। तो ये तमाम बातें हम पढ़ेंगे। और हमने पढ़ा था अपने बीते हुए चैप्टर्स में कि पूरा पाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है और नव पाषाण काल क्या है, और मानव ने किस तरीके से औजार को बनाना आरंभ किया था और किस किस तरीके से उन्होंने अपने उद्योग स्थल बनाए थे। जिसने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वो वहां पर वीडियो को जाकर देख सकता है। ऑलराइट, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट यानी कि एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो हम उनकी पॉइंट टू पॉइंट चर्चाएं करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के भोजन। आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले गए पशुओं से मिलता है। भिन्न भिन्न फसलों को उगाने के लिए भिन्न भिन्न जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। ऑलराइट, जैसे धान की खेती के लिए गेहूं या जौ की तुलना में ज्यादा पानी की जरूरत होती है या जरूरत पड़ती है। इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं। यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि सूखी और पहाड़ी जलवायु में मवेशियों की तुलना में भेड़ या बकरी अधिक सहजतापूर्वक जीवित रह सकते हैं। पर जैसा कि तुमने अध्याय 2 में पढ़ा था कि स्त्री पुरुषों ने अपना भोजन उत्पादन हमेशा नहीं किया, तो हमने अपने अध्याय 2 में पढ़ा था कि उत्तर और पश्चिम की जब सुलेमान पहाड़ियों में उन्होंने गेहूं उपजाना आरंभ किया, तो जो लोग थे तो उन्होंने फिर उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में गेहूं फसलों को उपजाना आरंभ किया। तो इससे हमें पता चलता है कि जब आरंभिक जो लोग थे तो एक जगह फसलों को नहीं उगाया करते थे। उसका ये कारण था कि क्योंकि फसलें जो हैं हमारी, वो हमारी जलवायु पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? जलवायु पर। ऑलराइट, तो आगे देखते हैं। खेती और पशुपालन की शुरुआत। अध्याय 2 में हमने पढ़ा था कि दुनिया की जलवायु बदलती रहती है। साथ ही साथ लोग जिन वनस्पतियों और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे वे बदलते रहे। लोगों का ध्यान कुछ बातों की ओर गया, जैसे खाने योग्य वनस्पतियां कहाँ मिल सकती है, बीज कैसे अपनी डंठल से टूटकर गिरते हैं, गिरे बीजों को अंकुरित और उनसे पौधों को निकालना आदि। इसी तरीके से उन्होंने पौधों की देखभाल करना शुरू कर दी होगी। चिड़िया और जानवरों और पौधे की सुरक्षा की होगी ताकि वे ठीक से बढ़ सकें और उनके बीज पक सकें। इसी प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। ठीक है, तो ये चीजें हमें समझ में आती है कि आरंभिक जो लोग था, हमने देखा था अपने पहले अध्यायों में, तो आरंभिक जो लोग था पहले शिकार किया करता था। क्या किया करता था? शिकार, यानी कि एक कुशल संग्राहक था। वो कुशल संग्राहक को इसे क्यों कहा गया था? क्योंकि वो जंगल की विशेष संपदाओं से परिचित था और वहीं पर वो जंगल के फलों और शिकार करके अपनी जीवनचर्या को चलाता था। परंतु धीरे धीरे जब मनुष्य ने अपनी प्रगति पर ध्यान दिया तो उन्होंने फसलों को उपजाना आरंभ कर दिया, तो वो धीरे धीरे कृषक बन गए। यानी कि उन्हें इस चीज का भी ज्ञान हो गया था कि वे किस तरीके से अपनी फसलों को चिड़िया और अन्य जंगली जानवरों से किस तरीके से बचाए और कब उनकी फसलें जो हैं वो पककर तैयार होगी। तो इन विशेष जानकारियों के बारे में उन चीज़ों को भी पता चल गया था। ऑलराइट, इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करते हुए पालतू बनाया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्तों का जंगली पूर्वज था। तो ये हमारे लिए अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सबसे पहले आरंभिक मानव ने किस जो जानवर है, किस जानवर को पालतू बनाया। तो हमारा आंसर राइट होगा
कुत्तों का पूर्वज या कुत्ता। ऑलराइट। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअरों को जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने के उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर बांस खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। ऑलराइट। तो इसमें हमें एक पॉइंट मिलता है कि सबसे पहले जो आरंभिक मानव था उसने कुत्ते को पालतू बनाया और धीरे धीरे उसने भेड़, बकरी, अन्य को पालतू बनाया। तो इसी तरीके से वह पशुपालक बन गया, यानी कि पशुओं को पालने वाला। अब बसने की प्रक्रिया को देखते हैं। बसने की प्रक्रिया लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने के लिए बसने की प्रक्रिया को नाम दिया गया है। अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों के लिए लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हों, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पके दोनों दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रख सके। ऑलराइट। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक यानी कि हिंसा न करने वाले। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से घिरे धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवर की तुलना में पालतू जानवर के दांत और सींग छोटे होते हैं। तो अब देखते हैं इन दांतों को देखकर इनमें से कौन सा जंगली सुअर का दांत है और कौन सा पालतू सुअर का। तो अभी हमें बताया गया कि जंगली जानवरों के दांत क्या होते हैं, छोटे। तो जाहिर सी बात है जो ये छोटे वाला दांत है ये पालतू सुअर का है और ये बड़े वाला जो दांत है ये जंगली सुअर का है। ऑलराइट। तो बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम भोजन करते हैं और इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। तो हमारी सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? गेहूं तथा जौ। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ और बकरी आते हैं। तो सबसे पहला जो आरंभिक जो मानव था, आरंभिक मानव ने अपना पालतू जानवर बनाया था तो वो किसको बनाया था? कुत्ते को, और बाद में फिर भेड़ और बकरी को। ऑलराइट। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाद में कुत्ते से बाद में किस पालतू जानवर को आरंभिक मानव ने पालतू जानवर बनाया? तो ये है भेड़ और बकरी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। तो ये तो एक जाहिर सी बात है ही है कि अगर हम किसी पौधे के बीज को बोते हैं तो उसे कुछ ना कुछ वक्त लगेगा, या कुछ दिन, कुछ महीने, या कुछ महीने या 2-3 महीने। ऑलराइट। तो इसमें कुछ दिनों, महीनों, फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लगा पौधा उगाने लगे तो उसकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों को पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत ही संभाल कर करना पड़ता था। तो ऑलराइट। तो यानी कि जो आरंभिक मानव था उस समय में उसने फसलों को उपजाना और उसकी देखभाल करना, और उसे ये भी पता था कि किस समय तक ये फसल जो है वो पक जाएगी और किस समय पर उन्हें काटनी है। तो यानी कि ये तमाम जानकारियाँ उन्होंने हासिल कर ली थी। ऑलराइट। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। ऑलराइट। अब देखते हैं, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। अनाज के उपयोग किस किस तरीके से किए जाते थे। बीज के रूप में,
खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के रूप में। तो यानी कि जो आरंभिक मानव था, जो अनाज का उपयोग किया करता था, या तो बीज के रूप में किया करता था यानी कि फसलों को उपजाने के लिए, या खाद्य यानी कि खाने के रूप में किया करता था, या उपहार यानी कि किसी को उपहार देने के लिए, या किसी विशेष, जैसे कि हमारे त्यौहार होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, तो विशेष त्योहारों या विशेष रीति रिवाजों को अपनाने के लिए उपहार दिए जाते थे, और भंडारण के लिए यानी कि उसे स्टोर करने के लिए। दैट इज ऑल राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडार। अब देखते हैं कि इसे चलते फिरते खाद्य भंडार को क्यों कहा गया है। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है यानी कि सोर्स है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। बिल्कुल सही बात है। तो आरंभिक मानव ने जब पशु को पालतू बनाया, तो यानी कि उसे धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आने लगी कि जो पशु है उसके लिए कितना उपयोगी है, यानी कि तभी से ही पशुपालन सबसे ज़्यादा मतलब प्रचलन में आया, क्योंकि पशु जो है हमें दूध भी देते हैं, पहला कारण तो ये है, और दूसरा कारण ये है कि उससे हमें मांस भी प्राप्त होता है। तो इसीलिए इसे चलते फिरते खाद्य भंडारण कहा गया है। तो भोजन के अतिरिक्त जानवर से और क्या क्या मिल सकता है। आज जानवर का उपयोग किसके लिए होता है। तो देखिए, वर्तमान समय में जानवरों का प्रयोग हम कई तरीके से करते हैं, जैसे कि काफ़ी सारे फुटवेयर ब्रांड्स में होता है, ऑलराइट, काफ़ी सारे कार्स के फर्नीचर में होता है, ऑलराइट, और काफ़ी सारे जैसे कि आपके ये बहुत सारी चीज़ें हैं, सॉरी, बहुत सारी जैसे कि बेल्ट्स वगैरह में होता है। दैट इज ऑल राइट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। तो मानचित्र 2 में संख्या 14 देखें। तो आप लोगों को मानचित्र 2 देखना पड़ेगा, और संभव सी बात है कि आपको अध्याय 2 और अध्याय 1 यानी कि कर्म अनुसार ही सभी चैप्टर्स को कवर करते हुए चलना पड़ेगा। अगर आप 20 से पढ़ेंगे तो कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा। ऑलराइट। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिखाई दे रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जो पुरातत्वविदों यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट की शुरुआती कृषकों और पशुपालक के होने के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं? कृषकों और पशुपालक होने के। ये पूरे उपमहाद्वीप यानी कि सब कॉन्टिनेंट्स में पाए गए हैं, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में पाए गए हैं कहीं, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम उत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में निर्दिष्ट स्थान और कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिलते हैं। ऐसा लगता है कि गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इस अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह से हमें पता चलता है कि उस उपमहाद्वीप यानी कि उस सब कॉन्टिनेंट्स के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की पहचान भी कर सकते हैं। नीचे दी गई तालिका में तुम जान सकते हो कि कहाँ कहाँ अनाज और पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले। तो ये देखिए, ये तालिका हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसके जब आप सब शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपको एक एक चीज़ और एक एक पॉइंट को नोट बना करके ये लिखना होगा। तो देखिए, अनाज और हड्डी और पूरा स्थल यानी कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स। तो गेहूं, जौ, भेड़, बकरी और मवेशी के अवशेष कहाँ पर मिले? मेहरगढ़, जो कि आज आधुनिक पाकिस्तान में है। चावल, जानवरों की हड्डी के टुकड़े कहाँ पर मिले? कोल्हिड कोलिड हवा यानी कि आधुनिक उत्तर प्रदेश में। चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान कहाँ मिले? महागढ़ा, आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। गेहूं और दलहन यानी कि ये कहाँ पर मिले? गुफक्राल यानी कि आधुनिक कश्मीर में, जो आज वर्तमान में स्थित है। गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भेड़ और बकरी के अवशेष कहाँ पर मिले? बुरझुम, जो कि आज वर्तमान में आधुनिक कश्मीर में स्थित है। गेहूं, हरे चने, जो भैंस, बैल, चिराद, ये जो कि आज बिहार में स्थित है। ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर,
इनके अवशेष कहाँ पर मिले? हुल्लूर, जो कि आज आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है। काला चना काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर, ये कहाँ पर स्थित है? पेयमपल्ली, ये कहाँ पर स्थित है? पेयमपल्ली, यानी कि आधुनिक आंध्र प्रदेश में। तो जिन जगहों पर अनाज तथा हड्डियों के अवशेष मिले, ये उनमें से सिर्फ कुछ ही है। ऑलराइट, अब देखते हैं स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट की कुछ परास्थलों यानी कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले, जिन्हें बुर्ज होम यानी कि वर्तमान कश्मीर में लोग गड्ढों के नीचे बनाते थे। तो यानी कि जैसे कि सपोज कीजिए हमारा एक गड्ढा है, इसके नीचे वो अपने घर बनाया करते थे। ऑलराइट, जिन्हें गर्तवास यानी कि जमीन के अंदर का वास कहा जाता है, उसे हम गर्तवास कहते हैं। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, तो वो गड्ढों में जिस तरीके से अपने गर्तवास बनाया करते थे, उतरने के लिए उसमें सीढ़ियाँ बना दिया करते थे। इस तरीके से उसमें ये कंपार्टमेंट्स बने रहते थे। इनमें से ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। तो देखिए, ये एक गर्तवास है, तो गर्तवास में एक सीढ़ी यानी कि ये जमीन के अंदर है, और इस तरीके से ये एक गर्तवास हो गया। दैट इज ऑल राइट। तो बहुत सारी जगह से पत्थर के औजार भी मिले हैं। तो हमने अपने पहले अध्याय में भी देखा था कि लोगों ने सबसे पहले आरंभिक मानव ने पत्थरों के औजार बनाने आरंभ किए, फिर लकड़ी के औजार बनाने आरंभ किए, फिर धीरे धीरे चूना पत्थर से भी लोगों ने औजार बनाने आरंभ किए। ऑलराइट, इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नव पाषाण युग का माना गया है। इनमें वो औजार भी है जिनकी धार और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पति से प्राप्त अन्य बीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। तो वर्तमान समय में भी ओखली और मूसल का प्रयोग आज भी किया जाता है। दैट इज ऑल राइट। तो उसी तरह प्राचीन प्रस्तरयुगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। तो हमने देखा था अपने पहले चैप्टर में, कुछ हड्डियों से बनाए जाते थे, कुछ पत्थरों से बनाए जाते थे, कुछ चूना पत्थरों से बनाए जाते थे, कुछ लकड़ियों से बनाए जाते थे। तो बहुत सारी तकनीकें उस समय आरंभिक लोगों के पास हो चुकी थी। ऑलराइट, तो आप ये देख ही सकते हैं कि ये कुछ औजार है पत्थरों के जिन पर पॉलिश चढ़ाई गई है, जैसे कि आपने अभी पढ़ा। तो नव पाषाण युग में कुछ उपकरण, तो इसकी तुलना में अध्याय 2 पर दिखाए गए उपकरणों में इससे करो। तुमने इसमें क्या क्या समानताएं और भेद दिखा? तो देखो, समानताएं तो यह है कि ये सबसे पहले पत्थरों के हैं, और असमानताएं इसमें यह है कि इन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी, इसलिए नव पाषाण युगीन इन्हें उपकरण कहा गया। तो हम अब देखते हैं नव पाषाण युग के पुरास्थलों यानी कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स। कई ऐसे प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं कि कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों के उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसी अनाज के आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है कि एक तरफ से जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने के काम किया करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल में द्रव्यमान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया होगा। बहुत जगह लोगों के मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। दैट इज ऑल राइट। अब देखिए, तो ये उस समय का पात्र है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय का जो आरंभिक मानव था तो वो कितना एडवांस हो चुका था। इस तरीके के घड़ों का प्रयोग हम वर्तमान समय में भी करते हैं। ऑल राइट। तो जैसे कि अन्य रीति रिवाज, पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया, इनके प्राय कृषक और पशुपालक समूह में रहते थे जिन्हें जनजातीय कहते हैं। विद्वानों ने पाया कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे हैं। जनजातीय यानी कि ट्राइब्स। प्राय जनजातीय लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवारों को समूह को मिलकर जनजातीय के निर्माण करते हैं। तो जनजातीय एक
जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालक और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती हैं। इसमें जमीन तैयार कर बीज बोने, पौधे की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तथा अन्य काम शामिल है। बच्चे पौधों की देखभाल करते हैं और चिड़ियों के जानवरों से वो दूर भगाते हैं ताकि वे पौधे और फसलें को नुकसान न पहुंचा सके। महिलाएं फसल दाव कर फसल दाव कर अनाज कूटती पीसती हैं। पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं, जबकि छोटे बच्चे झुंडों को यहाँ जानवरों की सफाई या दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियाँ बुनने, औजार तथा झोपड़ी बनाने के काम साथ ही साथ करते हैं। गाना, नाच घरों की सजावट और उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो दैट इज ऑल राइट। आज वर्तमान समय में भी कई क्षेत्र इस तरीके के हैं, कई देशों में कई क्षेत्र इस तरीके के हैं जहाँ जनजातीय लोग रहते हैं, जो कि आज आरंभिक मानव की तरह ही खाद्य संग्रह करते हैं और जानवरों का शिकार करते हैं। ऑल राइट। तो कुछ अन्य व्यक्ति को नेता मान लिया जाता है। वे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहितों या हो सकते हैं। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता है। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियां तथा चित्रकारी भी शामिल है। इनके अपने देवी देवताएं होते हैं। ऑलराइट। तो जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है। तो देखिए, तो उसमें इसकी संपत्ति क्या मानी जाती है? जमीन, जंगल, घास के मैदान और पानी और पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। ऑलराइट। इनमें गरीब और अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता, इसलिए जनजातीय समाज अन्य समाजों से भिन्न होते हैं। इन अन्य समाजों के बारे में तुम आगे पढ़ोगे। ऑलराइट। तो ये देखिए सूक्ष्म निरीक्षण। तो मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। अब आप देखिए मानचित्र 2 पृष्ठ 14 में मेहरगढ़ ढूंढो। तो मानचित्र 2 में ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रों के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां स्त्री पुरुषों ने एक इलाके से सबसे पहले गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यानी कि हमने पढ़ा था इस क्षेत्र में सबसे पहले गेहूं उगाया गया, तो इसी क्षेत्र में सबसे पहले जो था ये मेहरगढ़ इसी स्थान में है। ऑलराइट। यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों से पुरातत्वविदों यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इनमें हिरण तथा सूअरों जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां भी शामिल है। इसके बाद के स्तरों में भेड़ और बकरियों की हड्डियां ज़्यादा मिली है। इसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों का ही हड्डियां मिलती हैं। इससे ऐसा लगता है कि लोग मवेशियों को पालने लगे थे। तो मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें कुछ संभवतः भंडारण के काम में आते होंगे। ऑलराइट। तो गांव की यह विशेषता है कि वहां रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे रहे होते हैं। तो यानी कि गांव की क्या विशेषता है? यानी कि जो भोजन है, यानी कि फसलों को उपजाने में लगे रहते हैं, तो इन्हीं प्रकार को गांव कहते हैं। तो पहले और बाद के स्तर अब ये पढ़ते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते हैं तो वे कैसे समझते हैं कि कौन से स्तर पहले के हैं और कौन से बाद के? ऑलराइट। इस चित्र में देखो, मान लो लोगों ने सबसे पहले समतल भूमि स्तर यानी कि 4 पर रहना शुरू किया। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं घर टूटने के दोबारा वहीं पर बना लेते हैं, तो टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा होते रहते हैं। इन कारणों से बस्ती की जमीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और फिर सैकड़ों सालों के बाद वही एक टीला बन जाता है। इसलिए जब टीले की खुदाई की जाती है तो उससे सबसे निचला स्तर सबसे पुराना होता है और उसके बाद के स्तर बाद के युगों के होते हैं। यही ऊपरी तथा निचली आमतौर पर स्तरों के रूप में जानी जाती है। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे कि सभ्यता भी इसी तरीके से है कि मान लीजिए ये कोई स्तर है, ये कोई स्तर है, ये कोई स्तर है। यहाँ पर सबसे पहली सभ्यता जो है वो आई होगी, फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरी कोई सभ्यता आई होगी, इसके बाद यहाँ तीसरी कोई सभ्यता आई होगी। तो इसी तरीके से धीरे धीरे सभ्यताओं का निर्माण होता गया और लोग आधुनिक बनता गया। अब देखिए
मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतकों के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। तो मेहरगढ़ में ऐसी कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक के मृतकों के खाने के लिए रखा गया होगा। तो देखिए, यानी कि उससे पता चलता है कि उस समय की लोगों की जो आस्था थी तो वो इस तरीके की थी कि जो लोग मरते हैं तो मरने के बाद उसकी आत्मा जो है वो यहीं पर रहती है और वो इसी तरीके से मतलब जो जीवित रहकर कार्य करती है तो इसी तरीके से वो भी कार्य करती है। तो यानी कि जो लोग थे वो अंधविश्वास पर भी काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते थे। तो ये देखिए, आप ये चित्र देख ही सकते होंगे। तो इसमें एक ये इंसान की वो है, यानी कि इंसान का कंकाल है और ये कुछ जानवर के कंकाल है। तो ये देखिए, मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? तो अब देखिए, तो बकरी के कंकाल इसमें आपको, ये तो मनुष्य का कंकाल है, ये आपको देख ही सकते होंगे। तो ये देखिए, ये जानवर के कंकाल है। ऑलराइट, अब देखिए, ये एक घर है जो कि मेहरगढ़ के घर का चित्र है। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हों। तो तुम जिस घर में रहते हो तो उसके साथ घर की अन्य समानता क्या है? तो देखिए, उस समय के जो लोगों के घर हुआ करते थे उनकी जो छत है वो पक्की नहीं हुआ करती थी। आज के जो घरों की छतें हैं वो पक्की हुआ करती है और काफ़ी सारी मंजिलों में भी बनाई जाती है इस तरीके से। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दाऊजली हेडिंग। तो मानचित्र 2 में दाऊजली हेडिंग ढूंढो। यह पूरा स्थल यानी कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी एक पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और मुसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाया करते थे। साथ ही यहाँ जेटाइड पत्थर भी मिले हैं। संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। इसके अतिरिक्त यह पूरा स्थल यानी कि आर्कियोलॉजिकल साइट से काष्ठासम यानी कि अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई है के औजार को बर्तन भी मिले हैं, के औजार के बर्तन भी मिले हैं। ऑलराइट, तो अब ये देखिए, अन्यत्र एटलस में तुर्की ढूंढो व नपाषाण युग की सबसे प्रसिद्ध पुरस्थल व चताल हुयुंग तुर्की, जहाँ ये दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती है और उनका प्रयोग किया जाता है, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर। तो सीरिया से कौन सा पत्थर लाया गया? तो चकमक पत्थर लाया गया था। ये भी अक्सर मतलब एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो लाल सागर की कोड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहनों का विकास नहीं किया गया था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर लाया करते थे। तो अब देखिए कि जो उस समय का आरंभिक मानव था उसके पास कोई भी इस तरीके की मतलब बस या कार वगैरह नहीं थी। तो वो डायरेक्टली या तो पैदल जाया करता था या किसी जानवर की पीठ पर जाया करता था, तो यानी कि पीठ पर लाद कर लाया करता था। तो आज हमने अपने चैप्टर्स में ये उपयोगी शब्दों का प्रयोग सीखा। तो कृषक यानी कि किसान यानी कि खेती करने वाला, पशुपालक यानी कि पशुओं को पालने वाला, आज नवपाषाण युग के बारे में भी पढ़ा, बर्तन, जनजाति तथा गांव और घर और कब्रों के बारे में भी पढ़ा। ऑलराइट, तो ये देखिए, बसने की प्रक्रिया यानी कि कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। तो बसने की प्रक्रिया का जो आरंभ है वो लगभग 12,000 साल पहले हुआ। तो मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले हुआ। तो मैंने आपको बताया ही था कि जैसे कि 8,000, कोई आपको 8,000 साल बोले, क्या बोले? 8,000। अगर आपको इसको BC में चेंज करना है तो मैंने आपको बताया ही था कि 8,000 में से जो वर्तमान समय है, वर्तमान समय हमारा क्या चल रहा है? 2020। तो इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये 5,980 BC हो जाएगा। ऑलराइट, तो जैसे कि खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? तो हमने पढ़ा था क्योंकि खेती करने के लिए यानी कि अगर हम कोई भी फसल उपजाते हैं तो उसके लिए समय काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है, यानी कि समय उसको चाहिए ही चाहिए। कोई भी फसल एक तरीके से एकदम से नहीं उगाई जा सकती। कोई फसल एक दिन में या कोई फसल कुछ महीनों में या कोई फसल कुछ सालों में उगाई जाती है। तो इसलिए जो लोग हैं वो लंबे समय तक एक ही जगह पर रहते थे। ऑलराइट, तो आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स और शेयर करना न भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए गुड डे। जय हिंद।